नमस्कार दोस्तों, मैं रजत शर्मा हाजिर हूँ आपके सामने केंद्रीय विद्यालय का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, एक पेडागोजी का, जो कि है आपका राष्ट्र शिक्षा नीति के बारे में। इस टॉपिक में हम सभी प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियां पढ़ेंगे। आज तक जो हमारी पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो भी इसमें हम पढ़ेंगे, और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है एनईपी, न्यू ना पढ़े कोई भी बच्चा, इसको इसको एन से नेशनल पढ़े, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इसके अलावा जो ओल्डर वाली थी एनईपी, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेकिन विशेष जोर जो रहेगा हमारा वो कंपैरिजन पर रहेगा कि पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार से भिन्न है, क्या क्या इसमें चेंजेस देखने को मिले। इस कंपैरिजन के साथ हम इसको पढ़ेंगे बहुत शानदार तरीके से, और बहुत ज़्यादा अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये पेडागोजी के पर्पज से यदि देखा जाए तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना हम बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन इससे पहले मेरा ये है, आप सभी दोस्त जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी जो प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर आई बटन लगा दूंगा, पेडागोजी की सारी प्लेलिस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगी उस आई बटन से। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और टोटल कंटेंट मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। बहुत शानदार। तो देखते हैं सबसे पहले तो दोस्तों, जो आज से पहले 2020 से पहले जो भी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आगे की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई दोस्तों, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पढ़ते हैं। और जो सबसे पहले हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो थी, सबसे पहले आई 1968 में एक पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसके बाद में 1986। अब आप इसको याद कैसे करेंगे, 1968 और 1986, तो 6 को इधर ले जाओ और 8 को इधर ले जाओ, तो इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पहली 68 में आई और 68 की डिजिट चेंज कर देंगे तो 86 बन जाएगा। तो दूसरी 86 में आई। और तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों, कोई भी इस बात की गड़बड़ी में ना रहे, 92 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी, जबकि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो रिवीजन हुआ था, मतलब जो उसमें थोड़े बहुत बदलाव करने थे वो हो हुए थे 1992 में। तो 1992 में तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं थी, वो क्या थी, रिवीजन था। कौन सी, इस दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रिवीजन हुआ था। इसमें जो भी कमियां थी उनको दूर करके लाई गई थी, लेकिन तीसरी नहीं थी। तीसरी कौन सी है, तीसरी हमारी 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। तो आज तक हमारे आजाद भारत में 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी हैं, 1968, 1986 और 2020। तो देखा जाए तो 2020 वाली हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 21वीं सदी की। तो दोस्तों फिर चलते हैं हम अपना, तो पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में जो हमारी आई थी 1968 में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या ऐसी चीजें थी और क्या क्या उसके मेन पॉइंट थे और वो क्यों फेल हुई, तो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाने की हमें क्या जरूरत पड़ी, इस चीज को हम देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले ये रिलीज हुई थी, जो ये प्रकाशित की गई 1968 में प्रकाशित की गई। देखिए दोस्तों, इसमें लिख जरूर सारा इंग्लिश में रहा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको प्रॉपर बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश में मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें जो लिख रहा है वो जरूर इंग्लिश में लिख रहा है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके, ठीक है ना। तो जो सबसे पहले प्रकाशित की गई थी, रिलीज का मतलब है ये प्रकाशित जो की गई थी, ये प्रकाशित की गई थी 1968 में। किसके अनुशंसा पर, तो एक कोठारी आयोग आया था, कोठारी कमीशन आया था, उसने अनुशंसा की थी। उसकी अनुशंसा पर क्या है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बनी हमारी 1968 वाली, वो किसके अनुशंसा पर थी, कोठारी आयोग की अनुशंसा पर थी। उस पर बेस्ड थी ये। इसमें क्या था, इसकी जो खूबियां हैं उनके बारे में हम देखते हैं। इसमें सबसे बड़ी खूबी क्या थी, इसमें सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी कि इसमें कॉमन स्कूल सिस्टम बनाया गया। कॉमन स्कूल सिस्टम मतलब सामान्य स्कूल प्रणाली, सामान्य विद्यालय प्रणाली पूरे देश में लागू की गई। मतलब सारे देश में क्या है, जो विद्यालय होंगे वो सामान्य स्कूल की तरह होंगे, मतलब सब जगह एक जैसे ही विद्यालय और एक जैसा ही पाठ्यक्रम के बारे में यहाँ पर बात की गई। इसे कहते हैं सामान्य स्कूल या विद्यालय प्रणाली, ठीक है ना। इसके अलावा एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस बात को मैं आपको क्लियर करके चलता रहूं कि एक एक पॉइंट जो यहां पर लिख रहा है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो पॉज कर करके इसको, जो पॉइंट्स को नोट करते जाइए। हिंदी वाले हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में। हिंदी वाले बोलेंगे कि सर कैसे नोट करें, हम तो लिख नहीं रहा, तो मैं आपको जो बोल रहा हूं उस चीज को आप नोट करते जाइए, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। पूरे कहीं पर भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना।
दूसरा अगला पॉइंट क्या है इसका? अगला पॉइंट है कि ऑल स्टूडेंट सेम एजुकेशन, मतलब सभी विद्यार्थियों को एक सामान्य शिक्षा हो। मतलब जो पूरे देश में सामान्य स्कूल प्रणाली लागू कर गई, इसका मतलब क्या था कि देश के सभी विद्यार्थियों को कैसे हो, सामान्य शिक्षा हो। सामान्य, सभी विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा, मतलब ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों को अलग शिक्षा दी जा रही है और केरला के को अलग दी जा रही है, नहीं, सभी विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा की बात की गई, ठीक है ना। इसलिए सभी के लिए क्या हुआ, सेम पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या की बात यहां पर की गई। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आती है, इसने क्या दिया, इसने हमें 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम दिया। जो आप आज तक भी आप देखते आ रहे हो कि क्या हमारे स्कूलों में सिस्टम चल रहा है, 10+2 का जो सिस्टम चल रहा है हमारा, वो 10+2+3, मतलब 10वीं 12वीं और फिर 3 साल की ग्रेजुएशन। ये सिस्टम कहाँ से आया? ये सिस्टम हमारा इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के से ही हमें मिला। अगला पॉइंट क्या है, इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबसे पहली बार फ्री और आवश्यक, मतलब निशुल्क और कंपलसरी, आवश्यक एजुकेशन के बारे में बात की गई। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के बारे में सबसे पहले इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई। और इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट की गई कि क्या है, हमारी जो प्राथमिक शिक्षा है, जिसे कहते हैं अर्ली एजुकेशन इंग्लिश में, और हिंदी में इसे कह सकते हैं हम प्राथमिक शिक्षा, ये किस में दी जाएगी, हमारी मदर टंग या मातृभाषा में दी जाएगी। ये बात इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार की गई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीन, क्या कि सभी विद्यार्थियों को सामान्य शिक्षा प्राप्त हो। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो 10+2+3 का किया गया, 2020 में आके बदल गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसको बदल के, इस सिस्टम को बदल के 5+3+3+4 कर दिया है। लेकिन पहले क्या था, पहले यही सिस्टम था, लेकिन अब ये चेंज करके अब इसको ये कर दिया। समझाऊंगा इसको भी मैं आपको, ठीक है ना। और सभी बच्चों क्या कर दिया, फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई इसमें। इसके अलावा इसमें क्या हुआ कि जो प्राथमिक शिक्षा है हमारी मातृभाषा में देने की बात भी इस ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर की गई, 1968 वाली के अंदर। और इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो और इसमें की गई वो क्या थी आपकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात और जो इसमें की गई वो है आपका इसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, मतलब त्रिभाषा का ये फॉर्मूले की बात यहां पर की गई। 3 भाषाएं बच्चे को पढ़ानी है, इसके बारे में बात की गई। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी हैं? मातृभाषा पढ़ानी है बच्चे को आपको सबसे पहले नंबर पर। पहली भाषा कौन सी होगी? मातृभाषा। दूसरे नंबर की भाषा कोई भी एक भारतीय भाषा बच्चे को आपको पढ़ानी है। और तीसरे नंबर पर क्या है? कोई भी एक विदेशी भाषा। मान लो बच्चा पंजाब में रहता है, बच्चा पंजाब से है और पंजाब में उसकी मातृभाषा, उसकी मदर टंग क्या है? पंजाबी है, तो सबसे पहले वो पंजाबी भाषा सीखेगा। उसके बाद में दूसरे नंबर पर भाषा कोई भी एक भारतीय भाषा सीख सकता है, जैसे कि ज़्यादातर केस में क्या पढ़ाई जाती है? हिंदी भाषा आपको दी जाएगी। इसके अलावा कोई भी एक विदेशी भाषा, तो ज़्यादातर केस में वो विदेशी भाषा अंग्रेजी होती है, तो इसे कहते हैं 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। और ये इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंट्रोड्यूस किया गया। इसके अलावा और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें कही गई, लेकिन बाद में इसका विरोध भी किया गया, 1992 वाली शिक्षा नीति में इस चीज का विरोध किया, जो पॉइंट पढ़ाऊंगा इसका क्या है कि स्पेशल स्कूल खोलने की बात की गई। किसके लिए? जो हमारे गिफ्टेड स्टूडेंट है, मतलब जो बहुत ज्यादा होशियार बच्चे हैं, ठीक है ना, जो उनके लिए एक स्पेशल स्कूल खोलने की बात की गई। और स्पेशल स्कूल को क्या नाम दिया गया? उस स्पेशल स्कूल को नवोदय विद्यालय नाम दिया गया। क्या दिया गया? नवोदय विद्यालय खोलने की इसमें बात की गई। तो नवोदय विद्यालय आप देखिए किसके लिए खोला गया? स्पेशल एक गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए। गिफ्टेड मतलब जो बहुत तेज बच्चे हैं। और आप देखते भी होंगे नवोदय विद्यालय में एडमिशन 6th क्लास से स्टार्ट होते हैं, उसके लिए एक स्पेशल पहले टेस्ट देना पड़ता है। नवोदय विद्यालय का टेस्ट जब दोगे तब जाकर आपका 6ठी क्लास में एडमिशन होगा या फिर 9वीं क्लास में एडमिशन होगा। जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट कौन पास कर पाएगा? जो बहुत होशियार बच्चा होगा वही टेस्ट पास कर पाएगा, क्योंकि सीटेड लिमिटेड होती हैं। तो इसकी अनुशंसा भी, इसके बारे में बात भी कब की गई? स्पेशल स्कूल खोलने के, किन के लिए? गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए भी स्कूल खोलने, नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल खोलने की बात भी कहां पर की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसके बारे में बात की गई। लेकिन 1992 वाली में इसके बारे में कहा कि इन स्कूल को और प्राइवेट स्कूल को तुरंत बंद कर दिया है। वो भी पढ़ाऊंगा बात में आपको, लेकिन पहले आप सुनिए कि नवोदय विद्यालय खोलने की बात किसके लिए? गिफ्टेड स्टूडेंट के लिए, जो बहुत होशियार स्टूडेंट होते हैं उनके लिए बात कहां पर की गई? 1968 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही बात की गई। अब हम आते हैं कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतनी ज्यादा सक्सेसफुल क्यों साबित नहीं हुई? क्या कारण रहे इसके अनसक्सेसफुल होने के?
उस बात को पहले हम पढ़ते हैं भाई। तभी तो जब कोई चीज अनसक्सेसफुल हो जाएगी तभी तो कोई अगली चीज उसके लिए बाद बनेगी। मतलब क्या है, मान लो तुम्हें रोज की अरे क्या क्या है, आपको मूंग की दाल रोज की रोज पसंद आ रही है, तो क्या आप कोई और चीज खाओगे? जब आप मूंग की दाल से तंग आ जाओगे तभी तो कोई दूसरी चीज बनाने की बात करोगे। या मान लो आपके कोई जूते हैं, तो आपके जूते जब फट जाएंगे तभी तो नए जूते लाओगे। तो ऐसे क्या है, जब हमारे को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ कमियां दिखाई देंगी तभी तो अगली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी। तो सेम केस यहां पर है, इसमें ऐसी क्या कमियां रही? तो दिस एनईपी मतलब यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? इसके पीछे कुछ कारण है, वो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला इसके पीछे कारण क्या है? नो प्रॉपर एक्शन प्रोग्राम। इसमें कोई भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो बना ली, लेकिन इसका कोई एक्शन प्रोग्राम नहीं बनाया गया। इस पे क्रियान्वित कैसे करा जाए, इसको लागू कैसे किया जाए, इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक्शन प्लान नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा कारण था कि हम क्या है, बात कागजों के तो हम बहुत सारे पुल बनाए जा रहे हैं, लेकिन क्या है, हमारा काम धरातल पर कैसे हो इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं थी। सबसे बड़ा फेल होने का कारण इसका ये था। दूसरा क्या था, हमारे देश में क्या थी, हमारे देश में फंड्स की मतलब पैसे की किल्लत थी। उस टाइम पर फंड्स की बहुत किल्लत थी, और किसी भी चीज को क्रियान्वित करने के लिए, किसी भी चीज को लागू करने के लिए हमें फंड्स की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, जिसकी बहुत बड़ी कमी हमारे देश में उस टाइम पर थी। तो दूसरी कमी क्या रहा, आर्थिक स्थिति हमारे देश की सही नहीं थी, फंड्स की शॉर्टेज थी। ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या रहा, उस टाइम पर देखो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन बनाता है? हमारा केंद्र सरकार हमारी इसको बनाती है। लेकिन जो शिक्षा थी उस टाइम पर हमारी शिक्षा थी राज्य सूची में। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। 3 प्रकार की सूचियां होती हैं, और हमारे देश के जितने भी पॉइंट्स होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वो किसी न किसी सूची में डाले गए होते हैं। भाई ये इन चीजों पर राज्य कानून बनाएगा, तो जिन चीजों पर राज्य कानून बना सकता है वो राज्य के अधिकार में है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो राज्य सूची में आ जाएंगे। जिन चीजों पर केंद्र कानून बना सकता है उनको केंद्र सूची में डाल दिया गया, और उन पर केंद्र कानून बनाएगा। लेकिन कुछ चीज ऐसी होती हैं, या आगे चलकर कोई पता नहीं कौन सी चीज कैसी आ जाए, तो उसके लिए एक तीसरी सूची हमारे देश में और है, संविधान में इसका उल्लेख है, जो कि क्या है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची पे क्या है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। लेकिन यदि उसमें कोई डिस्प्यूट होगा, लड़ाई होगी समवर्ती सूची में, तो उसमें केंद्र की बात को बड़ा माना जाएगा, क्योंकि हमारे देश में क्या है, केंद्र हमारे देश में ज्यादा ताकतवर है, संघ हमारे देश में ज्यादा ताकतवर है, ये बात है। तो उस टाइम पर जो शिक्षा थी, उस टाइम पर शिक्षा हमारी किस में थी, राज्य सूची में। तो भाई केंद्र सरकार ने तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बना दी, लेकिन राज्यों की अब ये मर्जी है कि उसे लागू करें या ना करें। तो भाई राज्य केंद्र सरकार जबरदस्ती तो कर नहीं सकती, क्योंकि शिक्षा किसके अंदर आती है, राज्य सूची में। तो इसलिए क्या थी, ज्यादा क्रियान्वित नहीं हो सकी, क्योंकि उस टाइम पर शिक्षा हमारी राज्य सूची में थी। लेकिन आजकल फिर इसमें संविधान संशोधन हुआ, और ये आजकल समवर्ती सूची में आ चुकी है, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए आगे की बात हुई, लेकिन उस टाइम पर स्टेट लिस्ट में थी, तो ज्यादा केंद्र सरकार कुछ बात कह भी नहीं सकती थी, और राज्य सरकार की मर्जी थी, करें या नहीं करें। ठीक है ना। तो ये भी एक इसका कारण रहा। इसके अलावा क्या रहा, ये बात तो इसकी कमियां रही, ये 3 इसके कमी के पॉइंट रहे, इसलिए ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकी। लेकिन इसने हमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से हमें कुछ बहुत अच्छी बातें भी मिली, और इसकी लेगेसी क्या रही, लेगेसी का मतलब होता है जो अच्छी बातें ये हमारे लिए छोड़ के गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली क्या थी, कि इसने हमें 10+2 सिस्टम दिया। 10+2 सिस्टम इतना अच्छा रहा कि वो आज तक भी हमारे देश में लागू था। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है, इसने हमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या होता है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूले का मतलब होता है कि हमें क्या करना है, पहले मातृभाषा, दूसरी कोई भारतीय भाषा, तीसरा कोई विदेशी भाषा। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या कही गई, कि हमारी प्राथमिक स्तर पर जो बातें बताई जाएंगी, पढ़ाई होगी, वो क्या है, मातृभाषा में ही होंगी। मातृभाषा का ही हमारे यहाँ प्रयोग होगा, कब, प्राथमिक स्तर पर। वैसे ये बात हमारे अनुच्छेद में भी, संविधान में भी लिखी हुई है। अनुच्छेद 350 के या आर्टिकल 350A में ये बात लिखी गई है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा किस में देनी है, उसकी मातृभाषा में ही देनी है। और ये बात इसमें भी, इस पर विशेष जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 वाली में। तो बच्चों चलते हैं हम
आगे की तरफ तो हमारी यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 खत्म हुई, इसके हमने सारी बातें पढ़ी। इसके बाद हम आते हैं कहाँ पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जो दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी रही, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की तरफ हम आते हैं। इसमें क्या बात कही गई और क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, अब इसकी भी स्टडी करते हैं। तो आते हैं पॉइंट पर हमारे पर, क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की तरफ हम चलते हैं, जो कि हमारी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सेकंड कौन सी रही, 1986 में आई। और ये कब रिलीज की गई, ये कब प्रकाशित की गई, तो ये 1986 में ही प्रकाशित की गई, तभी इसका नाम 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति पड़ा। इसका ये देखो 1986 का टाइम था राजीव गांधी के समय, और राजीव गांधी का क्या फोकस था, हमारे देश को 21वीं सदी में ले जाना। हमारे उनका सपना था कि देश 21वीं सदी में जाए, उनका सपना था कि हम कंप्यूटर के ऊपर काम करें, हम मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा जोर था। हमारे जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उनका इसके ऊपर विशेष जोर था। तो इन्होंने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उन्हीं के समय पर बनी थी ये दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बनी थी, राजीव गांधी इस टाइम पर प्रधानमंत्री थे हमारे। और उन्होंने क्या बात की, उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया, मॉडर्नाइजेशन, जिसे कहते हैं शिक्षा के आधुनिकरण। मॉडर्नाइजेशन क्या कहते हैं, आधुनिकरण ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या है, शिक्षा के आधुनिकरण के ऊपर इसमें बहुत ज्यादा जोर था। ठीक है ना, आधुनिकरण का मतलब नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उनका इसमें यूज किया गया, उनको प्रयोग की, उसमें बहुत ज्यादा बातें की गई। इट इंट्रोड्यूस रोल ऑफ आईटी, इसमें आईटी को इंट्रोड्यूस किया गया, आईटी को बताया गया, आईटी को लाया गया। आईटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर के बारे में यहां पर बात की गई, और इसे हमारी शिक्षा में लाने की बात भी की गई। क्यों? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन शिक्षा का मतलब कंप्यूटर का प्रयोग होना, और कंप्यूटर उस टाइम तक आ चुका था, तो कंप्यूटर का प्रयोग के बारे में विशेष जोर दिया गया, आईटी के बारे में विशेष जोर दिया गया इस शिक्षा नीति में। इट मेड रिफॉर्म्स इन टीचर एजुकेशन, इसमें शिक्षक, जो शिक्षकों की, जो प्रशिक्षु शिक्षक जो अपना क्या है ट्रेनिंग लेते हैं ना, टीचरों की जो ट्रेनिंग लेते हैं, टीचरों की जो एजुकेशन होती है ना, जो आप बीटीसी, बीएड, डीएलएड, जेबीटी सब करके आ रहे हो ना, इसके ऊपर विशेष जोर दिया गया। इसके पाठ्यक्रम में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए कि भाई आपको देखो शिक्षा का आधुनिकरण करना है तो शिक्षकों का आधुनिकरण होना सबसे पहले जरूरी है, और शिक्षकों का आधुनिकरण करने के लिए उनकी ट्रेनिंग पर विशेष जोर देना पड़ेगा आपको, और ट्रेनिंग पर विशेष जोर देने के लिए उनकी ट्रेनिंग अच्छी करानी पड़ेगी, उनका पाठ्यक्रम अच्छा करना पड़ेगा। और राजीव गांधी सरकार ने यह भी करा, इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, रिफॉर्म्स हुए टीचर एजुकेशन के ऊपर। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने अर्ली चाइल्डहुड केयर, आंगनवाड़ी को इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने किसको इंट्रोड्यूस किया, इन्हीं के समय में ही जो आप गांव में देखते हो ना, आंगनवाड़ी सेंटर चलते हैं, जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर के नाम से भी आजकल की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जाना जाता है। तो इन्होंने आंगनवाड़ी को इंट्रोड्यूस किया। आंगनवाड़ी का शुरुआत हुई किसमें, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति दूसरी वाली में ही सबसे पहले बात की गई, उसी के बाद ही आंगनवाड़ी की शुरुआत की गई। ठीक है ना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, आईसीडीएस की शुरुआत हुई कब, इन्हीं के बाद में। ठीक है ना, आंगनवाड़ी जो सेंटर्स खुले जहां आप गांव में देखते होगे ना, वो सब इसी के लिए बाद ही स्टार्ट हुए, सबसे पहले इसी में बात की गई। इन्होंने क्या हुआ, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, महिला सशक्तिकरण के बारे में बहुत ज्यादा जोर दिया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि देखो विदेशों में महिलाएं अब इतनी सशक्त हैं, इतना बढ़िया काम कर रही हैं, और देखो वो कितना डेवलप हो रहे हैं, कितना ज्यादा वो प्रगति कर रहे हैं, और हमारा देश प्रगति क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि महिलाएं यहां पर शिक्षित ही नहीं है, महिलाओं की शिक्षा के बारे में कोई जोर ही नहीं है। तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महिला सशक्तिकरण के बारे में भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रौढ़ शिक्षा के बारे में, अडल्ट लिटरेसी मतलब क्या होता है, प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ मतलब कौन होते हैं, जैसे कोई आदमी कभी अनपढ़ है और वो 30-35 साल का, पहली बार उसको शिक्षा दी जाए तो उसे कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा। तो प्रौढ़ कक्षाएं भी चलाई गई, प्रौढ़ शिक्षा के ऊपर विशेष जोर दिया गया, किसमें, इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, जिसे हम कहते हैं अडल्ट लिटरेसी, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी इसमें जोर दिया गया, और इसे बढ़ावा भी दिया गया। इंक्रीज हुआ मतलब बढ़ावा दिया गया प्रौढ़ शिक्षा को इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अगले पॉइंट पर चलते हैं हम, ऑटोनॉमी ऑफ यूनिवर्सिटीज। देखिए इसमें क्या हुआ, स्वायत्त विश्वविद्यालय के ऊपर बात की गई, उनको खोलने की बात की गई। जो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आजकल देखते हैं जिसे कहते हैं ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज, ठीक है ना,
जैसे कि आप देखते होगे एमिटी यूनिवर्सिटी, या आप देखते होगे शारदा यूनिवर्सिटी, या आप देखते होगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी, या आप कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दुनिया भर की हैं, इन सब को आप देखते होगे, जैसे मंगलायतन यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आप खुल के देख पाते होगे, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो गई, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई वो। इसके अलावा बहुत सारी हो गई, चितकारा यूनिवर्सिटी, और बहुत सारी जैसे कि पारुल यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट जो खुल गई हैं। तो ये भी किसमें बात की गई? इन स्वायत्त विश्वविद्यालयों की बात भी कहां पर की गई? इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ही स्वायत्त विश्वविद्यालय मतलब ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज की बात की गई। इससे पहले क्या था? सरकारी यूनिवर्सिटियां होती थी, जैसे कि जिस क्षेत्र में मैं रहता हूं, दिल्ली एनसीआर के जो ये यहाँ पर नोएडा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी जो सरकारी लगती है? वो मेरठ में है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। और इसके बाद में फिर जो अगली यूनिवर्सिटी है ना, वो अगली यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी है, उससे पहले कोई नहीं है। मतलब उधर सहारनपुर तक का क्षेत्र से लेकर ये पूरा गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्र कवर करती है। कौन सी? चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर से आगे चले जाओ आप, उधर पूरा मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और ये पूरा का पूरा अलीगढ़ क्षेत्र जो कवर करती है, फिर वो आगरा यूनिवर्सिटी, जैसे भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो इसका मतलब सरकारी यूनिवर्सिटी पे कितना बड़ा लोड आ रहा है, और बच्चों को हम पढ़ाने की बात कर रहे हैं, और वो यूनिवर्सिटी पे इतना लोड आ रहा है कि बच्चा कहीं और पढ़ने भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ग्रेजुएशन करने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, डॉक्टरेट करने के लिए। वो बच्चे को सरकारी यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ेगा, और उनके ऊपर इतना बड़ा लोड है, क्योंकि इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी तो खोल नहीं सकते। तो बच्चे के पास और कोई प्राइवेट का ऑप्शन भी नहीं है। तो इसीलिए इसमें स्वायत्त विश्वविद्यालय, प्राइवेट ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज के बारे में बात की गई, और उनको खोलने के लिए प्रावधान लाए गए। उसके बाद ही प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खुलना स्टार्ट हुई। इसके अलावा इसमें क्या था? इसने अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दिया? 1986 वाली जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, इसने अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दिया? इसके कुछ कारण देखिए। जैसे 68 वाली की मैंने बताया क्यों खराब रही, उसके कारण बताए। इसके अच्छे रहने के कारण बताता हूं क्यों ये सक्सेसफुल हुई। तो इसके सक्सेसफुल होने के कुछ कारण हैं दोस्तों, आप सब नोट करते रहिए। और आप सभी दिशा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन दिशा एकेडमी दादरी को भी आप डाउनलोड करें, और जो भी कोर्सेज आ रहे हैं उसमें सब परचेज करते रहें। बहुत बेस्ट क्वालिटीज़ हम आपको देते रहेंगे, बहुत शानदार। इसके अलावा देखिए इसने बेटर परफॉर्म कैसे किया, क्योंकि उस टाइम पर जब 1986 में क्या थी, हमारी जो शिक्षा थी वो किसमें थी? समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट में आ चुकी थी। अब इसके ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, और केंद्र क्या है? शक्तिशाली। तो केंद्र बढ़िया कानून बनाएगी, और वो मान्य भी होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर इंट्रोड्यूस्ड प्रॉपरली। पहली वाली में क्या थी कि उसको प्रॉपर एक्शन प्लान ही नहीं हुआ था, उसको प्रॉपर से क्रियान्वित नहीं किया गया था। लेकिन इस बार क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी ने क्या था? इसको प्रॉपरली क्रियान्वित किया, प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा इसमें सर्व शिक्षा अभियान भी इंट्रोड्यूस किया गया। आप देखते होगे ना, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जोर दिया गया था, और इसी कारण से ये भी एक उसका उठने का या इसका अच्छा परफॉर्मेंस का एक कारण था। इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या था? मिड डे मील योजना के बारे में बात की गई, और बाद में फिर मिड डे मील योजना लागू भी की गई। और आपको बता दूं, मिड डे मील योजना का नाम बदलकर आज की तारीख में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति योजना, पोषण शक्ति मिशन हो गया है। अब मिड डे मील योजना उसका नाम नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी इसका नाम चेंज कर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति मिशन पर पोषण शक्ति योजना इसका नाम कर दिया है। ठीक है ना? और ये की भी इसलिए गई थी, भाई बच्चों को पोषण मिल सके। सबसे पहले क्या है? बच्चे का पेट। सबसे पहले पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। जब बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर होगा तो वो क्या शिक्षा ले पाएगा, और क्या हमारे देश का भविष्य बन पाएगा, या भविष्य का निर्माता बन पाएगा? तो इसलिए मिड डे मील योजना की भी शुरुआत यहीं पर की गई, सर्व शिक्षा अभियान की भी शुरुआत इसी में की गई। इसके अलावा हमारे देश में जो कंप्यूटर एजुकेशन की बात की गई और कंप्यूटर एजुकेशन लाई गई, वो भी इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लाई गई। इसीलिए ये 4-5 कारण हैं जिसके कारण ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाई। ठीक है दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं, और अगला पॉइंट क्या है हमारा? फिर आती है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो भी कमियां रही, इसको रिवाइज करने के लिए 1992 में रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी आती है। तीसरी नहीं, रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी उसे कहेंगे। और रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी क्या है मैं आपको बताऊंगा। रिवाइज्ड एजुकेशन पॉलिसी 1992 में आई। ये कब रिलीज हुई? जनवरी 1992 में रिलीज हुई। ठीक है ना? इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे आचार्य राममूर्ति। आचार्य राममूर्ति इसके चेयरमैन रहे। इस कमेटी का नाम क्या था? आचार्य राममूर्ति कमेटी का नाम पूछ सकता है आपके पेपर में, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन रिव्यू कमेटी। इसने इसको रिव्यू किया था, रिवाइज किया था
ठीक है ना, जो इसमें कमियां रह गई उसको देखा था, इसलिए इसका नाम क्या था, नेशनल पॉलिसी एजुकेशन रिव्यू कमेटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रिव्यू कमेटी। ठीक है ना, इसने रिपोर्ट क्या दी, इसकी रिपोर्ट का क्या नाम था, इसकी रिपोर्ट का नाम था टुवार्ड्स एन एनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी, इसकी रिपोर्ट का नाम था। ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, टुवार्ड्स एन एनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी। ठीक है ना, इसने क्या करा, इसने कुछ नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाई, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एक्शन बनाई, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो रिवाइज हुआ, इसमें क्या था, इसने राष्ट्र की प्रोग्रेस, राष्ट्र की प्रगति को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, बहुत ज्यादा प्रमोट किया। क्या, राष्ट्र की प्रगति के बारे में इसने बहुत ज्यादा बात की। राममूर्ति के अनुसार क्या थी, आचार्य राममूर्ति के अनुसार हमें बच्चे को कैसी शिक्षा देनी है, जो उसके अंदर क्या है, ह्यूमन वैल्यू मतलब मानवतावादी गुण को डेवलप कर सके, को ला सके। ठीक है ना, आचार्य राममूर्ति का क्या कहना था कि हमें बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है जो बच्चे उसके अंदर मानवता के गुण आ जाए, मानवता रहे उस आदमी के अंदर, ऐसा ना हो बिल्कुल हिंसक ही बन जाए। मानवता के ऊपर विशेष जोर देने की यहां पर बात की गई। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति है, शिक्षा देने का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति है, न कि किसी अकेले व्यक्ति की प्रगति है। यदि हम किसी को शिक्षा देंगे बच्चे को, तो उस बच्चे की प्रगति नहीं, ये पूरे राष्ट्र की प्रगति है। ये बात किसने कही, आचार्य राममूर्ति जी ने कही। ठीक है ना, इसीलिए इस रिपोर्ट को क्या नाम दिया गया, इसीलिए इस रिपोर्ट को टुवार्ड्स एन एनलाइटेंड ह्यूमन सोसाइटी नाम दिया गया। सोसाइटी के बारे में क्यों बात हुई, क्योंकि शिक्षा के क्या है, शिक्षा से क्या है, हमारी पूरी समाज क्या है, जागृत हो जाता है, उसमें पूरे समाज में रोशनी आती है। ठीक है ना, ये बात उन्होंने कही। अगला इसने किसके ऊपर बात की, इसने फोकस किया कॉमन सिटीजन एंड कल्चर। उन्होंने क्या कहा कि सबको सामान्य क्या है, नागरिकता हो और सबका सामान्य कल्चर हो, ये बारे में बात की उन्होंने। इसका मतलब क्या है, पूरे देश में एक तरह की चीजें यदि पढ़ाएंगे हम तो क्या है, उससे सब लोग एकजुटता में रहेंगे। और हमारे देश का तो नारा भी है वसुदेव कुटुंबकम, हम तो पूरे पूरे के पूरे ब्रह्मांड को अपना कुटुंब, पूरे पूरे संसार को अपना कुटुंब मानते हैं। तो पूरे केवल देश की बात है, देश में सबको एक जैसे की बात की गई। इसने क्या करा, इसने नेशनल इंटीग्रेशन मतलब क्या है, राष्ट्रीय एकता के को मजबूत करने के बारे में बात की कि राष्ट्र हमारे देश को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। इन्होंने क्या करा, ज्यादा जोर दिया किसके ऊपर, विज्ञान के ऊपर, साइंस के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर देने की बात की। क्यों, क्योंकि उनका मानना क्या था कि ये बच्चे के अंदर क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करता है, बच्चे को अंदर क्या है, सोच को डेवलप करता है। कौन सी सोच को, अपसारी सोच को, मतलब क्या है, मतलब विभिन्न तरीके से सोचता है बच्चा, अपसारी सोच को ये क्या करता है, डेवलप करता है। इसलिए उन्होंने विज्ञान के ऊपर ज़्यादा जोर देने की बात की। उन्होंने क्या हुआ, इन्होंने नैतिक मूल्यों के ऊपर ज़्यादा जोर देने की बात की, ग्रेटर अटेंशन ऑन मोरल वैल्यूज, मोरल वैल्यू का मतलब नैतिक मूल्यों के ऊपर उन्होंने ज़्यादा जोर देने की बात की आचार्य राममूर्ति जी ने बयानों वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो रिवीजन थी उसमें। इसके अलावा उन्होंने कॉमन स्कूल सिस्टम के बारे में बात की कि बच्चों को क्या हो, कोएड स्कूल चलाए जाएं, कॉमन स्कूल चलाए जाएं, सबके लिए सामान्य शिक्षा की बात इन्होंने की। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक बात सजेस्ट की, वो बात मैंने बताई ना कि जो सबसे पहले, ये बात इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल हैं, इनको बंद किया जाए। इसके अलावा नवोदय विद्यालयों को भी इन्होंने बंद करने की बात की। क्यों करा उन्होंने ऐसा, उनका मानना यह था कि ये बच्चों में क्या कर रहे हैं, ये हमारी जो शिक्षा है उसमें फाट कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसमें गैप ला रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों के अंदर क्या है कि ये तो भैया बच्चा बड़ा होशियार है तभी तो नवोदय में चला गया, ये बच्चा बड़ा होशियार होगा क्योंकि ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, ये सरकारी में पढ़ रहा है तो ये कमजोर होगा। तो बच्चों के अंदर क्या है, एक बहुत बड़ा शिक्षा में गैप पैदा कर रहे हैं, एक दूरी पैदा कर रहे हैं बच्चों के बीच में। इसलिए उन्होंने, इनका क्या कहना था कि प्राइवेट स्कूल और जो हमारे नवोदय विद्यालय इनको बंद कर देना चाहिए, केवल सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होनी चाहिए, इनका मानना ये था। ठीक है ना, इन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही जो कि 2011-12 से जाकर लागू हुई। इन्होंने क्या कहा कि जो टीचरों की आप भर्ती करते हैं ना, उसके लिए सबसे पहले क्या कर लो, उनका एक एंट्रेंस टेस्ट लगा लो, जो कि आजकल आप देखते होगे सीटेट और यूपी टेट है। उसकी बात इन्होंने 1992 में ही कर दी थी कि क्या है, टीचर एंट्रेंस टेस्ट होना चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए। इसकी बात इन्होंने कर दी थी कि जब भी आप शिक्षकों को भर्ती करो उनका एक एंट्रेंस टेस्ट लो। ठीक है ना, इसके बारे में बात उन्होंने 92 में ही कर दी थी। ये बात
रही 1992 वाली रिवाइज्ड शिक्षा नीति की। और अब हम चलते हैं अपनी मेन किसकी तरफ चलते हैं हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तरफ हम चलते हैं। कैसी लग रही है दोस्तों क्लास, आप अपने कमेंट्स में जरूर बताते रहिएगा मेरे को। और आज हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी कंप्लीट कर लेंगे और ये बहुत बड़े अच्छे नंबर से आपको दिलवाएगी एग्जाम में, यदि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कोई भी दोस्त एनईपी से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना कहे, इसका नाम होता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है ना। एन से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो हम चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। इसका देखो सबसे पहले क्या हुआ, देखो कोई भी शिक्षा नीति बनती है तो उसके लिए क्या है, कमेटियां गठन होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले इसकी कमेटी का गठन होना स्टार्ट क्या हुआ, जनवरी 2015 में ही क्या हुआ, एक कमेटी का गठन होना स्टार्ट हो गया। मोदी गवर्नमेंट ने आते क्या करा, एक कमेटी का गठन करना स्टार्ट किया कि भाई हमें एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी है। 2015 जनवरी में इसकी क्या हुआ, कमेटी गठन कर दी गई। और उस कमेटी ने सर्वे किया, पूरे भारत में भ्रमण करके सर्वे किया और लगभग 2 लाख से ज्यादा उन्हें क्या हुआ, सजेशन प्राप्त हुए। 2-2.5 लाख से ज्यादा उन्होंने सजेशन प्राप्त हुए। क्या हुआ, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों से, 6600 ब्लॉक से और 676 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने सर्वे की और उन्हें प्राप्त हुए चीज़ें कि हमारी शिक्षा नीति में ये कमी है, ये कमी है, ऐसे सुधार होने चाहिए, वैसे सुधार होने चाहिए। इन्होंने पूरा सर्वे कराया इसका, ठीक है ना। उसके बाद जाकर उन्होंने एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई और वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जाके कब अप्रूव हुई और कब फाइनलाइज हुई, 29 जुलाई 2020 को। और तभी से हमारी ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होते ही सबसे पहला काम जो हुआ वो क्या हुआ, एमएचआरडी। एमएचआरडी का मतलब था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे कहते हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो नाम था हमारा एक मंत्रालय का, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, उसका नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। सबसे पहला बदलाव इसमें यही किया गया कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदल कर क्या कर दिया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, ठीक है ना। अगला पॉइंट, ये हमारी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कब की, 21वीं सदी की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है हमारी। ये कौन सी, जो 2020 में आई, 21वीं सदी की ये सबसे पहली। 21वीं सदी क्यों कहते हैं, जब 2000 से फालतू चालू हो गए तो ये क्या हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ने लगे, इसलिए सदी को 21वीं सदी कहते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा क्या है, इससे पहले क्या थी, 1900, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे टाइपिंग वाले भैया ने थोड़ी सी गलती कर दी। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, इससे पहले 1968 में आई एक एजुकेशन पॉलिसी, उसके बाद 86 में आई, ठीक है ना, उसके बाद 92 में आई, वो सब मैंने बता दिया, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी जो कमेटी थी, इसकी कमेटी ने क्या काम करा, एवोल्यूशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस कमेटी का नाम था। इसके चेयरमैन कौन थे, इसके सबसे पहले जब 2015 में बात चालू हुई तो उस टाइम पर इसके चेयरमैन थे टीएसआर सुब्रमण्यम। ये बात आपको भी ध्यान रखनी है, इस टाइम पर इसके चेयरमैन टीएसआर सुब्रमण्यम थे। लेकिन उन्होंने 2016 में एक रिपोर्ट पेश की और उसके बाद वो क्या हो गए, लेट हो गए, मतलब वो खत्म हो गए। टीएसआर सुब्रमण्यम साहब जो इसके चेयरमैन सबसे पहले बनाए गए थे 2015 में, उन्होंने मई 2016 में इसके लिए एक रिपोर्ट तो पेश कर दी, जो उनके ऊपर जो गवर्नमेंट से और वहां से जो भी अनुसंधान आई थी, जो भी सुधार के लिए चीजें आई थी 2-2.5 लाख, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट तो पेश कर दी, लेकिन उसके बाद वो हो गए एक्सपायर, वो हो गई खत्म। उसके बाद क्या हुआ, एक नई कमेटी बनी जून 2017 में, जिसका क्या था काम, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन, जो कि जिसका नाम क्या था, ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन के नाम उसको दिया गया। और उस कमेटी के चेयरमैन कौन बने, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, उस नेशनल एजुकेशन की ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बने डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। क्या था इनका नाम देखो यहां पर थोड़ा सा गलत हो गया है, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनका नाम था, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इनका नाम था। और ये आज की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके चेयरमैन यही हैं, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है ना। और इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की 31 मई 2019 को, और उस रिपोर्ट को पेश करने के बाद में क्या था, उस रिपोर्ट की मान्यता प्रदान की गई फिर मैंने जैसे आपको बताया 2020 में, और यही फिर हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी,
ठीक है दोस्तों, जो रिपोर्ट थी इनकी, यही हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी बातें की गई हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस किस के ऊपर बात की गई है? हमारी स्कूल एजुकेशन के ऊपर बात की गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूल एजुकेशन के ऊपर क्या बात की गई है, विद्यालय शिक्षा के बारे में इसमें क्या बात की गई है। तो देखते हैं, इसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स कराए गए, बहुत सारे बदलाव कराए गए। हमारी शिक्षा, जो स्कूली शिक्षा थी, उसमें सबसे पहले इसमें क्या कराया गया कि हमारी शिक्षा का क्या होना चाहिए? सार्वभौमिकरण। स्कूल एजुकेशन वाली के बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या कहा गया कि इसका क्या होना चाहिए? इसका सार्वभौमिकरण होना चाहिए। और सार्वभौमिकरण के लिए इसमें सबसे पहले बात क्या कही गई? हमारी शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे सभी बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंची है। शिक्षा का स्तर अब यहाँ हमारे देश में बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंचे। इसी को नाम दिया जाता है सार्वभौमिकरण होना शिक्षा का। इंग्लिश में कहते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड, मिनिमम फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th, मिनी फ्रॉम प्री स्कूल टू 12th, मतलब सभी बच्चों के पास क्या हो? शिक्षा जाए कम से कम प्री स्कूल से। प्री स्कूल मतलब होता है आंगनवाड़ी। प्री स्कूल कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? प्री स्कूल 3 वर्ष की आयु से ही प्री स्कूल स्टार्ट हो जाता है आपका। 3 वर्ष की आयु से ही प्री स्कूल स्टार्ट हो जाता है, और वहां से ही हमें सभी बच्चे को शिक्षा प्रदान करनी है। दोस्तों मैं अभी आपको और आगे बताऊंगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, लेकिन ये बाध्यता राज्यों के लिए नहीं है भाई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में तो ये बात कही गई, लेकिन ये सभी राज्यों के ऊपर बाध्यता नहीं है कि वो प्री स्कूल से ही सबके लिए एजुकेशन का सभी बच्चों के लिए एजुकेशन कर दें। ये क्या है? उनकी मर्जी है, करें या ना करें। राज्यों के बारे में इसमें ये बात की गई। लेकिन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का एक टारगेट है, और टारगेट क्या है? हमारे देश में 100% सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए। सकल नामांकन अनुपात मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कब तक? 2030 तक ही हमें अचीव करना है। इसका मतलब क्या है? देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो, देखिए आजकल की तारीख में क्या है, सभी बच्चे हॉस्पिटल्स में जन्म लेते हैं, चाहे सरकारी में प्राइवेट में। उसके बाद आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, सबके पास उनका रिकॉर्ड हो जाता है भाई हमारे देश में इतने बच्चे जन्म ले चुके हैं, इतने बच्चे इस आयु वर्ग के हैं, ठीक है ना। लेकिन हम देखते हैं कि जन्म तो इतने बच्चे ले रहे हैं, उसके बाद हम भाई उन कुछ बच्चे की उसमें डेथ भी होती है तो वो भी पता पड़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं उतने बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं नामांकन बच्चों का नहीं हो पा रहा है। तो हमारा सबसे पहला इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लक्ष्य क्या है कि 100% बच्चों का क्या करें? हम नामांकन कराएं स्कूल में। ये हमारा लक्ष्य है 2030 तक, और इसे हमें प्राप्त भी करना है। अगला पॉइंट क्या है? इसका अगला टारगेट क्या है कि जो बच्चे, जो विद्यार्थी, लगभग 2 करोड़ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बच्चे किन्हीं कारणों से, चाहे वो अपने आर्थिक स्थिति के कारण से, पारिवारिक स्थिति के कारण से, भौगोलिक स्थिति के कारण से, मतलब उनका कुछ भाई यहाँ थे पहले कहीं और चले गए, या किन्हीं अन्य कारणों से यदि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, हो सकता है उनका पढ़ाई में मन न लगता हो सकता है उनको कोई और दिक्कत हो, लेकिन यदि उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है किन्हीं भी कारणों से, 3री क्लास तक पढ़े, 2री तक पढ़े, मतलब 1 साल पढ़े स्कूल में, 2 साल पढ़े, 3 साल पढ़े, उसके बाद स्कूल आना उन्होंने बंद कर दिया, उसे कहते हैं क्या हो गए? वो बच्चे हो गए ड्रॉप आउट बच्चे। उन बच्चों को कहते हैं ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे, जो लगभग 2 करोड़ हैं आज की तारीख में हमारे देश में 2020 के हिसाब से। तो उन बच्चों को वापसी लाना, उन बच्चों को वापसी मुख्य धारा में लाना, ठीक है ना, ये हमारा उद्देश्य है। किसके थ्रू? भाई नॉर्मल तो आएंगे नहीं वो बच्चे, ओपनिंग स्कूलिंग जिसे कहते हैं, मुक्त विद्यालय के थ्रू उनको वापसी लाना, उन 2 करोड़ बच्चों को पढ़ाई की मुख्य धारा में। ये भी हमारा एक लक्ष्य है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। क्या आपको पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं या नहीं? जरूर अपने कमेंट्स में मुझे बताते रहें सभी दोस्त, ठीक है ना। इसके बाद पॉइंट आती है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के। तो इसमें सबसे पहले बात की गई कि हमारे को रोट लर्निंग को बिल्कुल बंद करना। रोट लर्निंग मतलब होता है रटने की प्रवृत्ति से हम यदि बच्चों को यदि हम शिक्षा दें, अधिगम कराएं, वो बिल्कुल बंद करानी है। रटने की प्रवृत्ति तो बच्चों के अंदर हमें लानी ही नहीं है। इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? बच्चों के दिमाग से जो एग्जाम, परीक्षा का भय है, फेल होने का भय है, उसको बिल्कुल खत्म कर देना है। ये 2 पॉइंट इसमें बात की गई। अगला पॉइंट क्या है? ये 2 बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई। इसके बाद
जो बच्चा, इन्होंने क्या बात करी, जो बच्चा 8वीं कक्षा को पास करके जाता है, इन्होंने एक बात करी कि जो बच्चा 8वीं कक्षा को पास करके जाता है उसके अंदर कम से कम ये चीजें होनी चाहिए। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कही गई क्या, कि बच्चे के अंदर बेटर सॉफ्ट स्किल्स हो। सॉफ्ट स्किल्स का मतलब होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी क्या संचार की इस कौशल, संचार कौशल, संप्रेषण कौशल। संप्रेषण कौशल मतलब आप अपनी बात को दूसरे से कह सको, दूसरे की बात को सुनने की बात हो। ऐसा करते हैं बच्चे, क्या कहते हैं, अरे मैडम से मुझे शर्म आ रही है, ए तू कह दियो बात, ए तू कह दे ना, अरे मेरे पे ना कही जाएगी, तू कह दे, ए तू कह दे। तो बच्चे के अंदर क्या रहती है, आपस में बहुत ज्यादा शर्म रहती है, पता नहीं हेजिटेशन टाइप रहती है, वो अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाते। इसका क्या मतलब है, बच्चे के अंदर क्या करना है, हमें सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना है। उनके सॉफ्ट स्किल्स के अलावा, इसके अलावा क्या होती है, तमीज तहजीब भी सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही आती हैं। इन सब चीज़ को हमें बच्चे के अंदर डेवलप करना है, अच्छा बनाना है। इसके अलावा बच्चे को हमें टेक स्किल्स देनी है। टेक स्किल्स मतलब हो गया कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज देनी है। बच्चे को हम कंप्यूटर ज्ञान दे सकते हैं, बच्चे को सिलाई कढ़ाई बुनाई इत्यादि के बारे में भी ज्ञान दे सकते हैं। टेक्निकल ज्ञान हो गया, मशीन के बारे में ज्ञान दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो बच्चों को टेक्निकल ज्ञान भी हमें बच्चों को देते रहना है, ये बात भी इसके अंदर कही गई है। जो बच्चा 8वीं पास होके निकले उसके अंदर जो संप्रेषण कौशल है ये अच्छा हो। बच्चे के अंदर क्या है, जो टेक्निकल स्किल्स हो, टेक्निकल कौशल हो, ठीक है ना। बच्चे के अंदर क्या हो, मानवता हो, बच्चे के अंदर मानवता भी हो। ऐसा नहीं कि उसके अंदर बिल्कुल मानवता नाम की चीज ही नहीं, मानवता, ह्यूमन वैल्यूज होने बहुत जरूरी है। इसके अंदर बच्चे के अलावा कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस कहते हैं योग्यता होना जरूरी है। योग्यता आधारित शिक्षा हमें बच्चों को ज्यादा से ज्यादा देनी है, इससे ही बच्चे क्या होंगे, योग्यता बच्चों के अंदर आएगी। अगला पॉइंट क्या है, बच्चे जब 8वीं से पास हों तो बच्चे क्या हैं, हमारे जो समाज में क्या हैं, विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, उस सब का वो सम्मान करें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसके अलावा क्या है, सभी धर्म जातियों से वो प्यार करें, गोरा काला रंग भेद ना हो, कोई लिंग भेद ना हो, कोई बिहार का कोई बंगाल का बच्चा, सब आपस में एक दूसरे को सम्मान करें, एक दूसरे की संस्कृति का सम्मान करें। इस बात को बच्चे के अंदर वैल्यूज को आपको डालना है, ठीक है ना। एज अ टीचर ये आपका काम है, ये काम बच्चा कम से कम निकले इतना हो गए। इसके अलावा क्या है, बच्चे को क्या है, बच्चे को अपनी मातृभाषा पर अच्छी पकड़ हो, उसकी क्या हो, गुड ग्रेस्प हो। ग्रेस नहीं लिखना इसमें, ग्रेस्प होना चाहिए। गुड ग्रेस्प ऑफ मदर लैंग्वेज मतलब उसकी अपनी मातृभाषा पर अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को कैसे करानी है, 8वीं तक आपको फन एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। उसको अधिगम कैसा कराना है, खेल और क्या है, क्रिया आधारित क्रियाशीलता बच्चे के अंदर लानी है। बच्चे को क्रिया करा करा कर अधिगम कराना है 8वीं तक के बच्चे को। उसका जो पाठ्यचर्या हो, पाठ्यचर्या क्या हो, उसकी बहुत साधारण हो, और उसको कम से कम किताब, ऐसा ना हो कि मुझसे भारी मेरा बस्ता कर दे मेरी हालत खस्ता, इसे उठाकर चलना मुश्किल, सभी किताबें पढ़ना मुश्किल, कोई टीचर को समझाए इसको कुछ हल्का करवाए, ऐसा जुगाड़ ना हो उसमें, ठीक है ना। कैसा हो, बच्चे की किताब जो हो वो काफी कम हो, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि भाई कम किताबें रखी जाएं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है, इसके अलावा एनसीएफ 2022 जो आया वो तो क्लियर कहते हैं कि 6 वर्ष तक तो बच्चे को हमें बिना किसी किताब, बिना किसी टेक्स्ट बुक के पढ़ाना है। और इसके अलावा आगे जो पढ़ाई करानी है वो खेल आधारित हो, ठीक है ना। वो कैसी हो, हमारी खेल आधारित हो, गेम्स आधारित, प्ले आधारित पढ़ाई करानी है बच्चे को, ठीक है ना। उसके ऊपर कोई बोझ ना हो। इसके अलावा बच्चे को आपको कैसा बनाना है, हाईली एडेप्टिव, मतलब बच्चा क्या हो, अपने आप को ग्रहण करे। कोई बात मान लो कहीं कहीं बच्चा गया तो उसके अंदर ग्रहण क्षमता हो, वो किसी चीज को देखे और उसको अपने अंदर ग्रहण करे, अच्छी क्वालिटी हो उसको ग्रहण करे। उसको इस प्रकार से आपको शिक्षा देनी है कि बच्चा क्या हो, बहुत ज्यादा ग्रहणात्मक उसके अंदर शक्ति आ जाए। ग्रहणात्मक मतलब ग्रहणा वाली नहीं कह रहा, ग्रहण करने वाली बात कर रहा हूं। उसके अंदर हाईली एडेप्टिव हो, उसके अंदर क्या हो, एडेप्टेशन की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी आपको डेवलप करनी है। इसके बाद पॉइंट आता है, जो बच्चा 12वीं क्लास करके निकले उसको क्या है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसके अंदर क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्वालिटी तो ये बेटर लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है, बेटर नॉलेज ऑफ इंडिया। उसको भारत की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, उसके अपने समाज, अपने कल्चर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, अपने राष्ट्र हीरो जो उसकी स्वतंत्रता में हीरो रहे उन सब के बारे में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं शाहरुख खान, सलमान खान या
ऋतिक रोशन के बारे में हीरो का मतलब वो नहीं हुआ, उसको अपने राष्ट्र के हीरो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इसके अलावा हमारे सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन सब के बारे में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। उसको सब चीज़ का ज्ञान होना जरूरी है। हमारे देश के शहीद, हमारे देश के सैनिकों को उसको पता होना चाहिए, उन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा नो मोर देन वन इंडियन लैंग्वेज, उसको कम से कम एक से ज़्यादा कोई भारतीय भाषा आनी चाहिए, इसके ऊपर भी आपको जोर देना है। यदि उसको खाली हिंदी आती है तो इसके अलावा एक और कोई भारतीय भाषा उसे आनी चाहिए, कम से कम दो उसे, मतलब क्या कहें, एक से अधिक कोई ना कोई भारतीय भाषा उसे आनी चाहिए जब भी बच्चा इंटर पास करके निकले। ये हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई है। इसके अलावा उसे कम से कम क्या हो, उसे कम से कम एक कोई विदेशी भाषा आती हो, चाहे इंग्लिश, जर्मन, स्पेनिश, कोई ना कोई एक विदेशी भाषा कम से कम आनी चाहिए। ज़्यादा तो कितनी भी आ सकती है, लेकिन कम से कम एक विदेशी भाषा आनी चाहिए। ये बात भी इसमें कही गई है जब बच्चा इंटर पास करके निकले। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, बेटर ऑल राउंड हेल्थ होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे के आपको सर्वांगीण विकास की तरफ भी बहुत ज़्यादा जोर देना है। इसके अलावा इसमें एक और बात की गई है कि आपको वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चे को देनी है। बच्चा वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा मतलब कोई बच्चा इंटर पास करके ऐसा ना रहे कि मान लो किसी घर की आर्थिक स्थिति खराब है, उसे पैसे की जरूरत है, तो इंटर पास करने के बाद बच्चा इतना ना रहे हाथ पे हाथ धर के धरा बैठा रहे कि भाई मुझे तो अब कुछ नहीं आता, मैं इंटर कर ली लेकिन मैं क्या कमाऊं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। नहीं, आपको बच्चे को कोई ना कोई व्यावसायिक शिक्षा देनी है, चाहे कंप्यूटर शिक्षा दो, सिलाई कढ़ाई बुनाई दो उसे, चाहे आप उसे कारपेंट्री सिखाओ, कुछ वेल्डिंग सिखाओ, लेकिन कोई ना कोई उसे रोजगार परक शिक्षा आपको देनी है इंटर तक। ये बच्चे को आपकी टीचर की जिम्मेदारी है। ये किसमें कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। इसके अलावा इसमें क्या कहा गया, बच्चे को हाईली एडेप्टिव बनाना है, ये बात भी इसमें कही गई है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात और की गई है। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बात की गई है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले 10+2 था, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले 10+2 था, अब उसे बंद कर दिया गया है इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इस पॉइंट को विशेष रूप से नोट कर लीजिए। इसको अब क्या बना दिया गया है, हमारा 5+3+3+4 बना दिया गया है। ये 5+3+3+4 क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इस 5 का मतलब क्या है, इस 5 का मतलब हो गया 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 3 से 6 वर्ष का बच्चा, 3 से 8 वर्ष का बच्चा, 3 से 8 वर्ष के बच्चे को हमने क्या कहा है, इस 5 के अंदर रखा। सर 3 से 8 वर्ष के बच्चे का मतलब समझ में नहीं आया। जो बच्चा 3 वर्ष का हो जाता है वो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर आने के लिए जरूरी हो गया है। क्यों? क्योंकि भाई क्या था, सबसे पहले जो था हमारा ये जो 5 वाला ये है ना, ये इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम क्या, फाउंडेशनल स्टेज। फाउंडेशनल स्टेज इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में से कहते हैं आधारभूत स्तर। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, फाउंडेशनल स्टेज कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, आधारभूत स्तर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आधारभूत स्तर कहते हैं। इसे आधारभूत स्तर का मतलब क्या हो गया, बच्चे का बिल्कुल आधार स्तर है ये। और आज से पहले, आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों से पहले, मतलब 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पहले ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड ग्रुप था। इग्नोर्ड ग्रुप मतलब कहेंगे कि इसे कोई पूछता ही नहीं था। और खासकर इसमें भी क्या हो गया, इसको भी हम 2 भाग में विभाजित कर देते हैं, 3 से 6 वर्ष और 7 और 8 वर्ष। 3 से 6 वर्ष मतलब आंगनवाड़ी में आ गया, नर्सरी एजुकेशन आंगनवाड़ी के लिए हो गया। और 7-8 का मतलब हो गया क्लास फर्स्ट और सेकंड। क्लास फर्स्ट और सेकंड हो गई इसके अंदर, ठीक है ना। क्लास फर्स्ट और सेकंड, 7-8 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा क्लास फर्स्ट, 8 साल का क्लास सेकंड। इसके बाद फिर ये 3 वाला जो था, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 3rd, 4th और 5th क्लास। इसमें क्या आ जाएगा, 6th, 7th और 8th क्लास। और इस 4 में क्या आ जाएगा, 9, 10, 11 और 12। इसमें क्या आ जाएगा, 9, 10, 11 और 12 आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, 9, 10, 11 और 12। ठीक है भैया, तो ये सब चीज हो जाती है हमारी। लेकिन
जो हमारी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात की गई, बहुत अच्छी राष्ट्रीय शिक्षा नीति रही। क्यों? क्योंकि इसमें इसके ऊपर विशेष ध्यान दिया गया, जो कि आज तक का सबसे ज्यादा इग्नोर्ड ग्रुप था, उस इग्नोर्ड ग्रुप के बारे में भी इसमें बात की गई। और इसको भी अब में क्या करा गया, इसको भी दो भाग में बांट दिया। 3 से 6 वर्ष मतलब बाल वाटिका, बालवाड़ी या आंगनवाड़ी ग्रुप हो गया, जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर ग्रुप बोलते हैं। इसके अलावा 7 और 8 को क्या कर दिया इन्होंने, 7 और 8 साल का बच्चा कक्षा 1 और 2 में जाएगा। ये बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई। इस पॉइंट को जरूर याद रखें। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या आ गया, 5+3+3+4 के ऊपर गौर दिया गया है। ठीक है भैया। तो अब बात करते हैं इसमें नर्सरी एजुकेशन के ऊपर। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नर्सरी एजुकेशन के ऊपर क्या है, ये सबसे ज्यादा इग्नोर्ड ग्रुप था। नर्सरी एजुकेशन क्या थी, सबसे ज्यादा इग्नोर्ड ग्रुप था 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। और इसमें इसके ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। आप देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ज्यादा जोर दिया गया है किसके ऊपर, नर्सरी एजुकेशन के ऊपर। अंडर इसका नाम क्या कर दिया गया है, अब इस नर्सरी एजुकेशन को क्या नाम दे दिया गया है, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE। ठीक है ना, इसके नाम के अंदर इसको चलाया जाएगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर। इसके ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल स्टेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्तर होता है हमारे बच्चे के विकास में। बच्चे का विकास का सबसे इंपॉर्टेंट स्तर है और इसी को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हमारी नींव कितनी कमज़ोर होती जा रही है। हम उसके ऊपर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें होने वाली हैं बच्चे को। इसके ऊपर इसलिए विशेष रूप से ध्यान दिया गया। अगला पॉइंट क्या है, इसके लिए क्या है, NCERT विल डेवलप फ्रेमवर्क फॉर दिस। NCERT क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया कि हमारी जो NCERT है वो इसके लिए क्या करेगी, एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाएगी स्पेशल इसके लिए, जिसका नाम दिया गया NCERT PF, पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। किसके लिए बनाएगी, इस एज ग्रुप के लिए, 3 से 6 वर्ष वालों के लिए क्या बनाएगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क। ठीक है ना, फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECC के बच्चों के लिए हमारी क्या बनाएगी, इसके लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या बनाई जाएगी। ये बात इसमें कही गई कि NCERT बनाएगी किसके लिए, अप टू एज 8 ईयर के लिए, और ये बन भी चुका है। जो NCF 2022 है, NCF 2022 स्पेशल इन्हीं बच्चों के लिए आया है। इसका नाम दिया गया NCF FS का मतलब फाउंडेशनल स्टेज के नाम से, मतलब आधारभूत स्तर के नाम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बन चुकी है। NCF 2022 के रूप में आई है। और ये सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि इस ग्रुप के लिए, मतलब 3 से 8 वर्ष के ग्रुप के लिए सबसे पहली बार, आज तक कभी NCF नहीं बना, जो पहली बार NCF आया है 2022 में, जो कि किसके लिए आया है, इस फाउंडेशनल स्टेज या आधारभूत स्तर के लिए आया है। उसको ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आंगनवाड़ी इसके लिए बात की गई। जो कब से स्टार्ट हो जाएंगे आंगनवाड़ियों पर बच्चों आना, जब बच्चा 3 वर्ष का होगा तभी से आंगनवाड़ियों पर इसका आना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया किसके ऊपर, क्यों आंगनवाड़ियों में, क्योंकि इसके ऊपर में क्या है, इसी टाइम पर बच्चे का सबसे बढ़िया सामाजिकरण होता है, बढ़िया इसका शारीरिक विकास होता है, और इसका मानसिक विकास या संवेगात्मक विकास भी कब होता है, इसी टाइम पर होता है। इस टाइम पर तो इस क्या करा जाएगा, आंगनवाड़ियों में इस टाइम पर बच्चों को बुलाया जाएगा और उनको कला के माध्यम से, उनको कविताओं के माध्यम से, उनको कहानियों के माध्यम से, उनको खेलों के माध्यम से, उनको गीतों के माध्यम से, इन सब के विकास में हेल्प की जाएगी, बच्चे के विकास में उन्नति करी जाएगी इन सब चीज़ों के माध्यम से। ठीक है ना, इसीलिए उनको क्या है, 3 वर्ष से ही आंगनवाड़ियों में बुलाया जाएगा। किसके नाम, किसके अंडर में, ECC के अंडर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन के नाम पर आंगनवाड़ियाँ जैसे आपको पता है चलती हैं, वहाँ पर इनको बुलाकर बच्चों को, देखो शारीरिक विकास भी होता है क्योंकि वहाँ पर पोषाहार आता है, आपका पुष्टाहार जिसे कहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी खेल कूद की चीज़ें होती हैं जहाँ से बच्चे का दिमाग का विकास अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, इसके बाद पॉइंट आता है कि प्राइमरी एजुकेशन में इसमें क्या बात की गई, तो प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर भी इसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और खासकर कक्षा 3 तक के बच्चों के ऊपर। क्या इसमें एक बात की गई, FLN के ऊपर। FLN का मतलब होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, आधारभूत साक्षरता जिसे कहते हैं, भाषा साक्षरता और अंक ज्ञान। इसके ऊपर विशेष जोर दिया गया। इसी के उपरांत 2021 में एक ड्राफ्ट निकाला गया जैसे कहते हैं निपुण भारत नाम से। इसमें भी स्पेशल बात इस किसकी बात की गई, FLN के बारे में बात की गई कि कक्षा 3 तक बच्चे के अंदर क्या है, आधारभूत साक्षरता और गणना अंक ज्ञान आ जाना चाहिए। बच्चे, देखा गया क्या पाया गया कि बच्चे साधारण सा वाक्य नहीं पढ़ पा रहे हिंदी भाषा का,
और साधारण सी सवाल नहीं कर पा रहे कि 200 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा, या 100 में 50 जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इतने सवालों को नहीं कर रहे। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारी सारी पॉलिसी बनाना बेकार है यदि हम बच्चों को इस जड़ से ही खत्म कर रहे हैं, बट जड़ पे ही जो जोर नहीं दे रहे, जड़ पे ही ध्यान नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा सब प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम और चल रहे हैं, सबके सब इस एफएलएन पर जोर देंगे, इस निपुण भारत पर जोर देंगे, और ये हमें 2026-27 तक प्राप्त करना है। एनईपी 2020 में तो लिखा हुआ है कि 25 तक प्राप्त करना है इस एफएलएन को, लेकिन जो निपुण भारत ड्राफ्ट 2021 में आया उसमें 26-27 तक इसको हमें प्राप्त करना है, ये बात भी लिखी गई। अगला पॉइंट आया कि प्राइमरी एफएलएन के बारे में बात बताई, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन कक्षा 3 तक बच्चों पर अच्छे से पढ़ना व गणना करना आना चाहिए। गणना में प्लस माइनस गुणा भाग ये बच्चे को आने चाहिए कक्षा 3 तक, ये बात जोड़ दिया गया। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, राज्य सरकार की, कि वो क्या करें, एफएलएन को प्राप्त करने, सार्वभौमिक यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एफएलएन करवाएं या सार्वभौमिक एफएलएन को प्राप्त करने में जोड़ दें। ये इसके लिए कोई प्रोग्राम स्टार्ट करवाएं स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, ये इनकी ड्यूटी है, ये बात भी इसमें कही गई। और ये हमें टारगेट 2025 तक अचीव करना है एफएलएन का, क्लास 3 तक के बच्चों के लिए उनमें आधारभूत साक्षरता और अंक ज्ञान हो, ये हमें 2025 तक प्राप्त करना है। ये एनईपी 2020 में कहा गया, लेकिन 21 में फिर क्या आया, निपुण भारत नाम से ड्राफ्ट आया, उसमें भी एफएलएन के ऊपर बात की गई, उसमें इसको बढ़ाकर 26-27 कर दिया गया कि 2026-27 तक हमें ये प्राप्त करना है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, प्राइमरी एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या करा, पाठ्यचर्या को थोड़ा सा घटा दिया कि बच्चे के ऊपर ज्यादा बोझ ना पड़े, और हमें क्या करनी है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, मतलब योग्यता आधारित शिक्षा पर उन्होंने विशेष जोर देने की बात की। इट फोकस टू एनहेंस क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों में अपसारी सोच, क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की बात यहाँ पर की गई, बच्चों की सोच को सुधारने की बात की गई। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव परक अधिगम बहुत ज़्यादा जरूरी बताया, और अनुभव परक अधिगम के बारे में बात बहुत ज़्यादा इसमें की गई कि बच्चों को हमें अनुभव परक ज्ञान देना है, बच्चों को क्या करना है, उनकी अनुभव के आधार पर उनको अधिगम कराना है, ये बात पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। एनईपी 2020 फोकस ऑन इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, मतलब अंतर विषय शिक्षा पर इसने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि एक विषय दूसरे विषय का हमेशा सहायक है, कभी भी बाधक नहीं है, एक विषय को दूसरे विषय से जोड़कर पढ़ाना है। प्राइमरी एजुकेशन में इस बात का बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। अगला पॉइंट आता है कि भाषा शिक्षण पर क्या बात कहती है, ये हमारी एनईपी 2020 भाषा शिक्षण के ऊपर क्या बात कहती है। तो उन्होंने बात कही, सबसे पहली बात क्या कही भाषा शिक्षण के बारे में, कि हमें मातृभाषा में कक्षा 5 तक बच्चों को पढ़ाई करानी है। ये बात हमारे अनुच्छेद 350 के में भी या ए में भी लिखी हुई है। इसने बहुत ज़्यादा जोर दिया लोकल और रीजनल लैंग्वेज पर, जो हमारी लोकल और रीजनल लैंग्वेज में उसमें यदि बच्चे को और पढ़ाई कराते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है, सीख पाता है, क्योंकि वो अपने समाज से जुड़ाव महसूस कर पाता है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, बच्चे के ऊपर लेकिन हमें कोई भी भाषा थोपनी नहीं है, नो लैंग्वेज शुड बी एनफोर्स्ड। उन्होंने क्या कहा, कोई भाषा बच्चे के ऊपर हमें थोपनी नहीं है, इसके ऊपर भी बहुत जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने एक बात और कही कि जो संस्कृत भाषा जो बिल्कुल हम भूल चुके हैं, उसको हर एक स्तर पर क्या करो, आप ऑप्शनल बना दो, ऑप्शनल बना दो। भाई किसी का मन करेगा तो वो ऑप्शन के रूप में संस्कृत को पढ़ सकता है, नहीं तो नहीं, लेकिन हर स्तर पर संस्कृत भाषा क्या होनी चाहिए, ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब चाहे आप हाई स्कूल कर रहे हो, इंटर कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, हर स्तर पर संस्कृत भाषा बच्चा चाहे तो पढ़ सकता है। भाई किसी ने 10th तक नहीं पढ़े, 12th में पढ़ ले, ग्रेजुएशन में पढ़ ले, किसी का मन कर रहा है तो, लेकिन हर स्तर पर संस्कृत भाषा को क्या करना है, ऑप्शनल बना देना है। इसमें भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के ऊपर जोर दिया गया, वही 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो 68 में दिया गया था। कौन सा, एक मदर टंग, एक भारतीय भाषा, एक विदेशी भाषा के ऊपर। इसके बाद इन्होंने क्या कहा, हम जो साइन लैंग्वेज यूज करते हैं, जो हमारे मूक बधिर भाई बहन होते हैं, जो सुन और बोल नहीं सकते, उनके लिए क्या है, वो कोई ना कोई साइन लैंग्वेज, कोई ना कोई इशारे से की भाषा का प्रयोग करते हैं, और वो इशारे की भाषा विदेशी भाषा होती है, हमारे देश में डेवलप नहीं हुई। तो इन्होंने क्या कहा, हमारे देश में इतने वैज्ञानिक है, क्या है भाई, हमारा देश में क्या हो, एक अपनी साइन लैंग्वेज डेवलप की जाए, और जितने भी हमारे मूक बधिर भाई बहन हैं वो आगे से इसका प्रयोग करें। इसके ऊपर उन्होंने विशेष जोर दिया कि इंडियन साइन लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है ना, और प्रमोट होनी चाहिए जो भी हमारे हियरिंग इम्पेयर्ड लोग हैं, मतलब जो मूक बधिर लोग हैं उनके लिए, ठीक है ना, और उनके लिए हमें स्पेशल मटेरियल भी तैयार करने हैं। इसके बाद हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में समावेशी शिक्षा के ऊपर भी बात करी गई, और समावेशी शिक्षा के ऊपर क्या बात करी गई, देखते हैं क्या क्या बात समावेशी शिक्षा के ऊपर करी गई। तो सबसे पहले क्या हुआ कि समावेशी शिक्षा के ऊपर क्या बात की गई भैया,
सबसे पहले देखते हैं सोशल एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, SEDG के बच्चों के लिए हमें क्या करना है, जो क्या है सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मतलब पिछड़े हुए जो ग्रुप हैं उनके बच्चों के लिए हमें समान अवसर प्राप्त करने हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, आज तक हमारे देश में किसके ऊपर बात हो रही थी, केवल और केवल हमारे देश में सामाजिकता के ऊपर, आर्थिक स्तरों पर बात ही नहीं होती थी। लेकिन आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको भी पिछड़ा माना है और उनके ऊपर भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई। कैसे कैसे उपलब्ध कराएंगे, सबसे पहले क्या करें, ऐसे क्षेत्र ढूंढने जहाँ पर इस प्रकार के लोग पाए जाते हैं, उनको वहाँ पर जाके हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जरूरत है बाय मेकिंग जेंडर इंक्लूसिव फंड। इसके अलावा हमें लिंग समावेशी निधि बनाने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ भी देखो सब काम पैसे से होता है, जब यहाँ पर पैसे की कमी होगी तो लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। उन्होंने क्या कहा कि हम लिंग समावेशी निधि बनाएं और ये जो भी ऐसे डिसएडवांटेज लोग हैं, जैसे भी ऐसे परेशान लोग हैं, ठीक है ना, उनकी हम उस निधि द्वारा हेल्प कर सकते हैं बाय मेकिंग स्पेशल एजुकेशन जोन। हम कुछ ऐसे स्पेशल शिक्षा जोन बनाएं, एजुकेशन जोन बनाएं, जहाँ पर क्या है, जहाँ पर कोई भी टैक्स ना हो, जहाँ पर किसी भी चीज़ पर कोई टैक्स ना लगे और क्या है भूमि आदि हमें फ्री में मिल जाए। मान लो कोई आदमी है कि पैसा लगाना चाहता है अपना, लेकिन उसके पास भूमि नहीं है, यदि सरकार उसे भूमि फ्री में दे, कोई टैक्स ना ले और वो उस पर बिल्डिंग खड़ी कर दे, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर ऐसे जो पिछड़े लोग हैं वो अगर पढ़ सकें तो कितना ज़्यादा फायदा हो जाएगा हमारे देश को। तो ऐसे स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बाय मेकिंग बाल भवन, उन्होंने क्या कहा, बाल भवन प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाएं। बाल भवन क्या है, एक तरीके से क्या है डे बोर्डिंग स्कूल, मतलब क्या है डे बोर्डिंग स्कूल का मतलब होता है ऐसे विद्यालय जहां पर क्या हो हॉस्टल फैसिलिटी हो, मतलब बच्चा आए रहे वहीं पर रहे। क्योंकि देखो बच्चा जब जो ऐसा पिछड़े वर्ग के बच्चे होते हैं, आर्थिक और सामाजिक पिछड़े होते हैं, वहां पर उनके लोग उन्हें पढ़ने नहीं देते, उनका समाज उन्हें कहीं ना कहीं पढ़ने से पीछे करता है। लेकिन यदि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में बाल भवन खुल जाएंगे जो कि अपने आप में क्या होंगे, हॉस्टल वाले स्कूल होंगे, डे बोर्डिंग स्कूल होंगे, तो वहां पर बच्चा रह भी सकेगा, पढ़ भी सकेगा, उसकी शारीरिक विकास भी होगा, मानसिक विकास भी होगा, और जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा करने वाला होगा उसको हेल्प मिलेगी और वो अच्छी तरह से पढ़ भी पाएगा, ठीक है ना। अब असेसमेंट के, आकलन के रिफॉर्म्स के, आकलन बच्चे का किस प्रकार करना है, क्योंकि हमारी आकलन की तकनीक भी बिल्कुल खराब है। हम क्या करते हैं, हम बच्चे का क्या करते हैं, हम समेटिव असेसमेंट करते हैं, लेकिन हमें कैसे करना है, फॉर्मेटिव रचनात्मक मूल्यांकन करना है बच्चे का, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं हम उसका खाली लास्ट में पेन पेपर टेस्ट लेके काम कर देते हैं कंप्लीट, लेकिन नहीं, हमें अपने आकलन में भी सुधार की जरूरत है। और ये NEP 2020 में इसके बारे में भी बात की गई। क्या करना है कि सभी बच्चों का सबसे पहले क्या हो, एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC बने, जिसमें कि क्या हो, बच्चे के सारे लर्निंग आउटकम, मतलब उसने क्या रिजल्ट रहे, उसकी कोई एक्टिविटी हुई, मान लो छोटी छोटी एक्टिविटी भी जो हुई, मान लो गेम्स हुआ या कोई सिंगिंग कंपटीशन हुआ या कुछ और चीज़ हुई, उसमें जो रिजल्ट आए उन सबको हम ट्रैक करें, उसमें लिखें HPC में, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के अंदर प्रत्येक बच्चे को हम उसको लिखें, ठीक है ना। इसके अलावा क्या हो, जो हमारा आकलन हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, वो अधिक से अधिक योग्यता आधारित हो, बच्चे की योग्यता पर आधारित हो। ऐसा ना हो कि लास्ट में पेन पेपर टेस्ट हुआ उसी के ऊपर आधारित, नहीं, बच्चे की योग्यता के आधारित हो। और योग्यता हम बच्चे की विभिन्न प्रकार से चेक कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम CC द्वारा, कंटिन्यूअस एवोल्यूशन हम बच्चे का हम कर सकते हैं, बच्चे का क्या सतत मूल्यांकन कर सकते हैं, पूरी साल भर विभिन्न विभिन्न तरीकों से हम कर सकते हैं, जिसे रचनात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं, रचनात्मक आकलन भी कहते हैं। उसके द्वारा हम क्या करना है, बच्चे का योग्यता का आधारित मूल्यांकन बच्चे का करते रहना है। हमें जो अपना आकलन का तरीका है उसको योगात्मक से हटाकर रचनात्मक तरफ ले जाना। योगात्मक होता है जो साल के अंत में होता है, असेसमेंट क्या हुआ, एज लर्निंग, लेकिन हम क्या करना, असेसमेंट फॉर लर्निंग करना है बच्चे का, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें अधिगम का आकलन नहीं करना है, अधिगम के लिए आकलन करना है बच्चे का, ठीक है ना। इसके बाद क्या हुआ, हमें हायर ऑर्डर थिंकिंग, मतलब बच्चे के अंदर क्या है, उच्च सोचने की क्षमता विकसित करनी है। इसके अलावा हमें जो रटने की, जो हमारी अधिगम रटने की प्रक्रिया, उससे हमें कंसेप्ट की तरफ बच्चे को ले जाना है, कंसेप्ट बिल्डिंग पर ज़्यादा जोर देना है। हमें हमें एक क्या करना है,
3, 5 और 8 कक्षा में एक सर्वे बच्चे का कराते रहना है जिसका नाम है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और इस सर्वे से पता पड़ता रहेगा, ये पूरे देश में होता रहेगा। क्या है, इससे पता पड़ेगा कि भाई हमारे स्तर बच्चों का क्या चल रहा है कक्षा 3, कक्षा 5 और कक्षा 8 में। बोर्ड एग्जाम्स के लिए बात की गई, लेकिन बोर्ड एग्जाम्स को क्या है, थोड़ा सा रीडिजाइन करने की जरूरत है, दोबारा इसके ऊपर सोचने की, रीडिजाइन करने की जरूरत है। बोर्ड एग्जाम्स की मने नहीं करी उन्होंने, 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम हो, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पैटर्न को थोड़ा रीडिजाइन, दोबारा डिजाइन करने की जरूरत है। इसमें क्या है, सर्वांगीण विकास की तरफ ये जोर नहीं देता, लेकिन हमें बोर्ड एग्जाम का पैटर्न ऐसा बनाना है जो सर्वांगीण विकास के ऊपर जोर दे, बच्चे के सर्वांगीण विकास के ऊपर जोर दे। हमें जो एग्जाम के लिए कोचिंग चल रही है ना, कि हाई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, इंग्लिश का ट्यूशन, मैथ का ट्यूशन, हिंदी का ट्यूशन, इसका भी ट्यूशन, उसका भी ट्यूशन, इससे क्या होता है, बच्चे के स्कूल में टीचर पढ़ाता नहीं है, वो क्या करता है, नहीं ये समझ में आ रहा, ठीक है ट्यूशन आ जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है ट्यूशन आ जाइए पढ़ने के लिए, यार नंबर नहीं देगा उसे। तो इसको ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज करता है, बहुत ज़्यादा इसका निंदा करता है कि हमें ऐसे एग्जाम कोचिंग को बंद करना चाहिए जो स्कूलों के में क्या करते हैं, ट्यूशन ही ट्यूशन, ट्यूशन ही ट्यूशन कराते हैं। इसके अलावा क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर का निर्माण हो जो कि क्या हो, एक स्टैंडर्ड सेट करे कि बच्चे के हमें कैसे कैसे आकलन करना है, इस स्तर के बच्चे का क्या क्वेश्चन पूछें, क्या इसका टेस्ट लें, कैसे आकलन करें, एक इसका निर्माण होना चाहिए जिसका नाम क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर का निर्माण हो, जिसका क्या है, जो परख के नाम से जाना जाएगा। परख, परख का मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट, उसके रूप में इसको जाना जाएगा। परख का मतलब क्या है, ये एक तरीके से क्या है, नेशनल असेसमेंट सेंटर है जो मानक निकाय होगा, जो परख के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वोकेशनल एजुकेशन मतलब व्यवसायिक शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया गया। ये कहाँ से कब से स्टार्ट हो जानी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये व्यावसायिक शिक्षा, इससे प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि आज से पहले किसी में भी व्यावसायिक शिक्षा के बारे में ज्यादा बात नहीं हुई, इसमें व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर जोर दिया। और कहाँ से व्यावसायिक शिक्षा स्टार्ट हो जानी चाहिए, कक्षा 6 से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए बच्चों की व्यावसायिक शिक्षा। वोकेशनल जो एजुकेशन है वो कक्षा 6 से स्टार्ट हो और 12 में जो बच्चा निकले उसके अंदर ऐसे हुनर हो कि वो कहीं भी जाकर नौकरी ढूंढ ले, चाहे कंप्यूटर एजुकेशन आती हो उसे, चाहे बढ़ई का काम आता हो, चाहे वेल्डिंग आती हो, चाहे उसे इलेक्ट्रिशियन का काम आता हो, लेकिन आपको ये सिखा के भेजना है, बच्चा कम से कम अपने पैरों पर 12वीं के बाद ही खड़ा हो सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चा बीटेक करके भी जा रहा है लेकिन उसे कोई भी नॉलेज नहीं, ITI कर रखी है, उसे कोई कंपनी में 5,000 रुपये पेमेंट ले रहा, क्यों ले रहा, दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो ये स्टार्ट हो जाए कक्षा 6 से ही। इसके अंदर क्या हो, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप कहते हैं कंपनी में जाके उसकी रियल नॉलेज लेना, किताबी ज्ञान नहीं, रियल में जाके भी नॉलेज लेना, उसे कहते हैं इंटर्नशिप। तब इसमें इंटर्नशिप भी हो, ठीक है ना। इसमें क्या हो, और दिस वोकेशनल एजुकेशन NCERT 2025 तक क्या करे, एक अपना क्या हो NCF बनाएगी जिसमें कि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी बात की जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में बात की जाएगी। इसके बाद लोक विद्या बनाई जाए। लोक विद्या का मतलब होता है जो कि हमारे पैतृक काम होते थे, पैतृक काम जैसे बुनाई, कढ़ाई, हथगढ़, बुनकर जो लोग होते थे ना, ये अपने कामों को भूल चुके हैं। क्यों भूल चुके हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिलता। लेकिन जो लोक विद्या के नाम से एक चीज चलाई गई कि लोग अपने जो पैतृक काम थे, कॉमन क्राफ्ट थी, उनके ऊपर जो पुराने पैतृक काम थे उनके ऊपर जोर दिया जाए। और उनके क्यों जोर दिया जाए, क्योंकि जो घर का बच्चा है वही उन्हें अच्छी तरह से सीख सकता है, ठीक है ना। और जब वो अच्छी तरह सीखेगा तो उसमें नए नए अवसर उसे प्राप्त होंगे। तो इन्होंने क्या करा, लोक विद्या के ऊपर भी इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें जोर दिया गया है कि जो पैतृक पुराने काम थे हमारे, उनके ऊपर भी हम जोर दे सकते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप करें बच्चे की क्या है, रोजगार कौशल को हमें डेवलप करना है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार परक हम शिक्षा दे सकें और रोजगार वो जल्दी से जल्दी ले सके। हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी भी इंक्रीज करनी है। इसमें क्या है, बच्चे को जो सिखाया जाएगा अच्छे से फैलाकर सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं बच्चे को चीज़ बता दी छोटी छोटी बस खत्म काम, नहीं, जो भी चीज़ पढ़ाओ उसे फैलाकर पढ़ाओ, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी में सिखाया जाएगा बच्चे को। जैसे कि क्या हुआ एग्जाम्पल, बच्चे इंटर्नशिप में शामिल होंगे तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी, खाली किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। यदि मान लो तुमने किताब में पढ़ा दिया ऐसे बिजली फिटिंग होती है, ऐसे ये होती है, ऐसे वो होती है, ऐसे फलाना होता है, लेकिन जिस दिन वो बिजली कंपनी में जाएगा, चीज़ देखेगा, तो उसे क्या होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज होगी। और हमारे NCF में भी सब बात में क्या कही गई है कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हस्तपरक यदि अनुभव लेगा वो, तो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा ज्ञान वृद्धि होती है। इसके अलावा वर्टिकल मोबिलिटी भी इंक्रीज करानी बच्चे की, मतलब जो नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो और बच्चा यदि सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है तो कम से कम किस में हो, व्यावसायिक शिक्षा में अच्छा हो, जिससे कि वो कुल मिलाकर लास्ट में अपनी नौकरी कर सके। भाई शिक्षा का साधन लास्ट क्यों कराते हैं, भाई बालक अपने पांव पे खड़ा हो जाए, अपने रोटी खा कमा ले, तो रोटी अच्छी तरह खा कमा ले, ये हम सबका उद्देश्य होता है शिक्षा अच्छी देने का बच्चे को। तो वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इसमें जोर देने की बात है। इसके अलावा इसमें
शिक्षकों की शिक्षा के बारे में भी जोर दिया, क्योंकि ट्रेंड टीचर की हमारे देश में बहुत ज्यादा कमी है और ट्रेंड टीचर नहीं होंगे तो सारी बात करी धरी सब खराब है। तो इसने टीचर ट्रेनिंग पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया है। और क्या बात कही है टीचर ट्रेनिंग के बारे में कि एनसीटी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और एनसीईआरटी दोनों मिलकर क्या करेंगी, न्यू एंड थॉरो एक एनसीएफ बनाएंगे। किसके लिए स्पेशल, किसके लिए, टीचर एजुकेशन के लिए। एक टीचर एजुकेशन के लिए स्पेशल एनसीएफ बनाया जाएगा। इसमें ये बात कही गई। कौन कौन बनाएगा, एनसीटीई और एनसीईआरटी मिलकर टीचर एजुकेशन के लिए एक स्पेशल पाठ्यचर्या रूपरेखा बनाएंगी, ठीक है ना, जिसमें सारी बातें टीचरों के लिए लिखी होगी, टीचर ट्रेनिंग के बारे में सारी बातें लिखी होंगी, जो कि कब तक बनाया जाएगा, 2025 तक का इन्होंने लक्ष्य रखा है। स्कूल एजुकेशन के बाद कम से कम 4 साल की डिग्री होनी चाहिए टीचर बनने के लिए, इसमें बात की गई। अगली बात की गई इन्होंने इंटीग्रेटेड बीएड जो कि 4 साल की होगी, 2030 तक इसे हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है कि बीएड 4 साल की कर देनी चाहिए। इसमें ये बात यहां पर की गई कि इंटर के बाद डायरेक्ट बीएड में एडमिशन लो और 4 साल का कोर्स करके बीएड कंप्लीट हो जाए, इसके ऊपर इन्होंने बात की और 2030 तक ये बात हो जानी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने स्कूल टीचिंग स्टैंडर्ड ऑल ओवर कंट्री में सेम हो, मतलब जो आप विद्यालयों में पढ़ा रहे हो स्टैंडर्ड सब जगह सेम होने चाहिए, स्टैंडर्ड से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कैसे ही टीचर पकड़े पढ़ा दिया कुछ भी कर दिया, नहीं, सब पूरी देश में समान शिक्षक स्टैंडर्ड होना चाहिए, टीचिंग स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए। इसके अलावा सफिशिएंटली ट्रेंड टीचर होना चाहिए, कम से कम यदि आप नर्सरी के बच्चों को पढ़ाते हो एनटीटी हो, यदि आप प्राइमरी तक के बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आप डीएलएड या बीटीसी हो, इसके अलावा बीएड कर रखी हो आपने तो कम से कम सफिशिएंटली ट्रेंड टीचर हो, सीटेट या स्टेट टेट पास कर रखा हो, इन सब बातों के ऊपर जोर दिया गया है। कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट मतलब अनुकूल वातावरण होना चाहिए। भाई टीचरों को अनुकूल वातावरण भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि टीचरों का वातावरण अच्छा नहीं होएगा, मान लो ऐसे कमरा में बैठा दे जहां पर भयंकर गर्मी लग रही है, बी एडन में जाके वो स्कूल है, तो कोई टीचर पढ़ाएगा मन से, वहां पर नहीं पढ़ाएगा। तो ये उनको अनुकूल वातावरण भी प्रोवाइड कराना है टीचरों को, इस बात के ऊपर भी बात कही गई है। जब तक उनको मन नहीं लगेगा टीचर को तो बच्चे ने क्या पढ़ाएंगे ढंग से, ठीक है। तो इसलिए क्या है, अनुकूल वातावरण भी होना चाहिए। इसके अलावा जो टीचरों की भर्ती हो, टीचर रिक्रूटमेंट, वो क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ होनी चाहिए शिक्षकों की भर्ती। इसके ऊपर भी जोर बहुत ज्यादा दिया गया। और जो प्रमोशन हो टीचरों के आगे जाके वो उनकी मेरिट के आधार पर हो, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर है। तो साफ सुथरी भर्ती होनी चाहिए टीचरों की, इसके ऊपर बात, और मेरिट के ऊपर क्या हो, प्रमोशन हो। और एनसीटी क्या है, एक प्रोफेशनल स्टैंडर्ड का एक एनसीटी डेवलप करेगी, एनपीएसटी जो क्या है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। एक टीचर का क्या प्रोफेशनल होना चाहिए, क्या तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करने के एक ये डेवलप करेगी एनपीएसटी 2022 तक, लेकिन अभी नहीं हुआ, लेकिन आगे आने की इसको उम्मीद है कि एनसीटी इसको डेवलप कर लेगी। इसके बाद स्कूल मैनेजमेंट पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। स्कूल मैनेजमेंट मतलब स्कूल कैसे मैनेज हो, अच्छा स्कूल मैनेज होगा तो अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी। इसके ऊपर बात क्या कहा है कि जो भाई सरकारी स्कूलों में क्या है, पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। भाई जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए यहाँ पे पैसा आया, इतना पैसा आया, यहाँ खर्च हुआ। तो इससे क्या है, जो हमारी भ्रष्टाचार है उसका कम होगा और स्कूल का पैसा स्कूल में ही अच्छी तरह लगेगा। ऑल रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन शुड बी पब्लिश्ड ऑन स्कूल वेबसाइट एंड नोटिस बोर्ड। जो भी कोई भी जानकारी हो वो स्कूल के नोटिस बोर्ड और उसकी वेबसाइट पर पब्लिश होनी चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। स्टेट गवर्नमेंट विल सेटअप एसएसएसए एंड द रूल्स विल बी क्रिएटेड बाय एसएसएसए। स्टेट गवर्नमेंट एक एसएसएसए बनाएगी, एक नियम बनाएगी, एक मतलब एक संस्था बनाएगी एसएसएसए के नाम से, जो कि क्या करेगी, रूल बनाया करेगी। एसएसएसए क्या है, स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी, इसका निर्माण करेगी सभी राज्य सरकारें, और उसके बाद क्या है, वो स्कूलों के लिए नियम बनाया करेंगी, इसमें बात कही गई। इसके अलावा जो एससीईआरटी है, राज्य की एससीईआरटी जो है वो क्या करेगी, SQAAF को करेगी, मतलब स्कूल क्वालिटी असेसमेंट एक्रीडेशन फ्रेमवर्क। आप देखते हो ना कि इसे इसके द्वारा एक्रीडेटेड है, नेक द्वारा एक्रीडेटेड, नेक में से बी ग्रेड मिला है, ए ग्रेड मिला है, ए पॉजिटिव ग्रेड मिला है, ऐसे नेक का एक्रीडेशन होता है ना, ऐसे ही SCRT स्कूलों के लिए SQAAF करके एक बनाएगी जो कि एक्रेडिशन दिया करेगा, मतलब उनको दिया करेगा भाई ये इस स्कूल में इतनी इतनी सुविधाएं, तो इसे ए पॉजिटिव दे दो, इसे बी दे दो, इसे सी दे दो, इसे डी दे दो, या ये स्कूल बनने लायक नहीं है तो इसका खत्म करो मान्यता। इस तरह की चीज SCRT एक डेवलप करेगी, ठीक है ना। इसके अलावा हायर एजुकेशन के बारे में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कही गई क्या, कि हायर एजुकेशन होनी चाहिए,
उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सब्जेक्ट की, ऐसा ना हो कि भाई साइंस वाले तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स पढ़ने का माना इकोनॉमिक्स पढ़ो, बिजनेस स्टडी पढ़ने का बिजनेस पढ़ो, अकाउंट पढ़ो, उसके बाद फिजिक्स ले लो अपने साथ, मतलब सब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होगी। चाहो तो हिस्ट्री ले लो एक, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी आपके सब्जेक्ट में। और इनका टारगेट क्या है कि 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हो 2035 तक हायर एजुकेशन में, कम से कम 50% लोग हमारे देश के हायर एजुकेशन में जाएं 2035 तक, इनका ये लक्ष्य है। इसके बाद लक्ष्य क्या है कि 3.5 करोड़ सीट को जोड़ा जाए हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटों को जोड़ा जाए। इसके अलावा बहुत सारे एंट्री और एग्जिट स्तर हों। एंट्री एग्जिट स्तर का मतलब क्या हो, अब तुमने मान लो बीएससी में एडमिशन ले लिया, तो तुम बीएससी में 3 साल बाद करके निकलोगे। यूं ना है कि तुमने बीएससी में इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो 1 साल इस कॉलेज से करी, अगले साल किसी और से कर ली, नहीं। लेकिन इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात हो गई कि बहुत सारे एंट्री और एग्जिट सिस्टम लगाए जाएंगे। आओ और जाओ, किसी भी, जैसे हाई स्कूल इंटर तक करते हो ना आप, 8वीं से स्कूल से कर ली, 9वीं से स्कूल से कर ली, 12वीं से स्कूल से कर ली, तो आप ऐसा भी इसमें कर सकते हो। वेरियस एंट्री और एग्जिट आपके लगाए जाएंगे हायर एजुकेशन में, जो किसके आधार पर होंगे, इसमें क्रेडिट बनेंगे और उनको ट्रांसफर होता रहेगा। तो आप यदि आप मान लें इस कॉलेज से लिया आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर किसी और कॉलेज से करनी है, तो आपके क्रेडिट उस कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएंगी। इसके ऊपर बात की गई। इसके अलावा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाने की बात की गई, जो कि क्या है, रिसर्च को प्रमोट करेगी और ये सबसे उच्च बॉडी होगी हमारे देश में रिसर्च के लिए, ठीक है ना। इसमें एमफिल कोर्स को खत्म करने की बात की गई है। इसके अलावा इसमें एफिलिएशन सिस्टम, जो एफिलाइटेड होते हैं ना, मान्यता प्राप्त, इसको खत्म करने की बात की गई है। एफिलिएशन सिस्टम डिसकंटिन्यू बात करने की बात की गई है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है, स्वायत्त विद्यालय बनाने की बात की गई है, प्राइवेट कॉलेजेस बनाने की बात की गई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट, लोगों का, पब्लिक का इन्वेस्टमेंट हो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो एजुकेशन में, इसके ऊपर बात की गई है, जिससे कि हमारी जीडीपी बढ़ सके। उसके अलावा शीर्ष निकाय हो, जो कि क्या कहो, हायर एजुकेशन कमीशन हो हमारे, जो कि किसके ऊपर बात करो, जो हमारा रेगुलेशन बनाए। इसके अलावा ये ऐसा कमीशन बने जो हमारा सीट को डिसाइड करे। इसके अलावा जो हो को वो कॉलेजों को फंड प्रोवाइड करे। इसके अलावा नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बने, नेक, जो कि क्या है, एफिलिएशन और रेटिंग दे। लेकिन ये सब कॉलेजों में लागू होगा, लेकिन एक तो मेडिकल कॉलेजों में और एक लॉ कॉलेजों में, लीगल एजुकेशन में ये चीज़ लागू नहीं होगी। ये हायर एजुकेशन के बारे में बात की गई। तो कुल मिला के मैंने आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इसके अलावा जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो सब कुछ आपको कंप्लीट बेसिस पर पढ़ा दिया है। बेस्ट क्लास है। दोस्तों, इस क्लास को जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल दिशा एकेडमी को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमारी जो ऐप है दिशा एकेडमी दादरी, उसको अब गूगल प्ले स्टोर से जाके सभी दोस्त डाउनलोड करें और बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, KVS और इन सब के, बहुत शानदार तरीके से। तो थैंक यू दोस्तों, कैसी लगी क्लास कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।